वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। हमने जो पिछले पिछले वीडियो के अंदर ओलिगोपोली मार्केट को डिटेल में डिस्कस किया था, उसी को आगे हमने कंटिन्यू किया है। और आज हम क्लासिकल मॉडल किसका, ओलिगोपोली मार्केट का, जिसको हम किस नेम से जानते हैं, कोर्नोट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली के नेम से जानते हैं, उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस आज करेंगे। ओलिगोपोली के मॉडल में या क्लासिकल मॉडल में जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो क्या मानते हैं कि मान लो दो फॉर्म है ए और बी। क्लासिकल मॉडल इसमें कौन कौन से आते हैं, कोर्नोट का, बर्टैंड का, एजवर्थ का। तो ये क्लासिकल क्या मानते हैं कि ये तो अपने आउटपुट में या प्राइस में चेंज करेंगे, लेकिन इनकी जो राइवल फॉर्म है वो किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगी। जैसे ए ये मान लेता है कि वो तो अपने आउटपुट या प्राइस में चेंज करेगा, लेकिन जो उसका राइवल बी है वो किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही बी का राइवल कौन है, ए। तो बी ये सोचता है कि वो अपने आउटपुट और प्राइस में चेंज कर सकता है, लेकिन उसका जो राइवल है कौन, ए, वो किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। जितने भी क्लासिकल ओलिगोपोली मॉडल है वो बेसिकली यही मानते हैं। लेकिन आज हम कौन सा डिटेल में डिस्कस करने हैं, कुर्नोट का। कुर्नोट का मॉडल किस पे बेस है, आउटपुट पे। कि ए और बी मान लो दो फॉर्म है, ए और बी दो कॉम्पिटिटर है या दो फॉर्म है, तो ए हमेशा ये सोचेगा कि आउटपुट में चेंज वो करेगा, लेकिन उसका राइवल जो है कोई किसी तरह का आउटपुट में कोई चेंज नहीं करेगा अपने आउटपुट डिसीजन में। ऐसे ही बी सोचता है कि उसका जो राइवल है ए, बी तो अपने आउटपुट में चेंज कर सकता है, लेकिन इसका जो राइवल है ए वो किसी तरह का अपना आउटपुट कोई चेंज नहीं करेगा। तो इसी बेसिक अजम्पशन पर क्या है, कुर्नोट का पूरा मॉडल जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुर्नोट ने मॉडल कब दिया और इसका जो मेन फोकस है वो किस बात पे है। तो कुर्नोट ने सबसे पहले ये जो मॉडल दिया था 1838 के अंदर इसको दिया था। और कुर्नोट का जो मॉडल है वो प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन में है। और किस पर बेस है ये, इस अजम्पशन पर बेस है कि उसका जो राइवल है वो अपने आउटपुट डिसीजन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करता, उसका राइवल जो है अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखता है। कुर्नोट मॉडल इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट आउटपुट ऑफ द राइवल मतलब मान लो ए का राइवल कौन, बी, और बी का राइवल कौन, ए, तो उनका जो आउटपुट है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इन्होंने क्या बेसिक अजम्पशन लिया है कि ड्यूओपोली मॉडल है, अभी मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही राइवल है या दो ही कॉम्पिटिटर हैं। अब कोई भी मॉडल जब स्टार्ट होता है कुछ बेसिक अजम्पशन पर वो बेस होता है। जैसे कि मान लो कि मार्केट के अंदर दो फॉर्म है और किस चीज़ को बेचा जा रहा है, कुएं से मिनरल निकाला जा रहा है, उसकी मार्केट में क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। जो दोनों फॉर्म है उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कोई भी चीज़ को बनाया जाता है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। नंबर ऑफ बायर्स, किसी भी चीज़ को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। दोनों के दोनों राइवल्स को ये पता है कि मार्केट की डिमांड क्या है और मार्केट कंडीशंस क्या है। उनको पता है डिमांड जो है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और हर एक फर्म ये, हर एक कॉम्पिटिटर ये मानता है कि उसका जो राइवल है किसी तरह का अपने आउटपुट में कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ए ये सोचता है कि जो बी उसका कॉम्पिटिटर है वो अपने आउटपुट में चेंज नहीं करेगा, और बी भी यही सोचता है कि ए अपने आउटपुट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। अगली अजम्पशन है कि हर एक फर्म क्या करती है, अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करती है, और कोई भी फर्म क्या नहीं कर सकती, प्राइस को फिक्स नहीं कर सकती। मार्केट में प्राइस फिक्स होता है, उसी फिक्स प्राइस पर हर किसी को मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो इन अजम्पशन के ऊपर कुर्नोट का जो पूरा मॉडल है वो बेस है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से ही समझते हैं। डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो क्या क्या कहना चाहता है अपने आउटपुट मॉडल में। जैसे हमने पहली अजम्पशन ली कि दोनों को, ए और बी दोनों राइवल्स को पता है कि टोटल मार्केट डिमांड है क्या, मार्केट डिमांड क्या है, डी डी डैश क्या है, मार्केट की डिमांड है। अब दोनों को पता है, लेकिन सबसे पहले मार्केट में एंटर कौन करता है, ए करता है। तो ए आता है मार्केट में, ये उसका पूरा टोटल, उसके लिए अभी तो ये पूरी डिमांड हो गई, उसका पूरा एवरेज रिवेन्यू का हो गया। अब वो अपना एमआर निकालता है। कोई भी फर्म कहाँ प्रोडक्शन करती है, जहाँ उसकी एमआर जीरो होती है और जहाँ वहाँ पर उसका टीआर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, अपना डिसीजन लेता है, ओपी प्राइस डिसाइड करता है और वो क्या करता है, अपना आउटपुट डिसाइड करता है। तो उसने यहाँ पर क्या किया, टोटल मार्केट डिमांड जो थी डी डी डैश थी, उसका उसने क्या किया, हाफ जो है वो प्रोडक्शन किया, और उसका रिवेन्यू कितना हो गया, ओ पी सी ए। तो ये उसका रिवेन्यू हो गया।
क्योंकि अभी तो मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन है, वो कौन है, ए। ठीक है, अब क्या होता है, बी राइवल जो फर्म है वो भी मार्केट में एंटर करती है। अब वो ये सोचती है कि उसने ए फर्म ने कितना प्रोडक्शन कर लिया, ए ने प्रोडक्शन कर लिया ओ ए, उसका वो अपना कांस्टेंट रखेगी, क्योंकि इसी अजम्पशन पे तो पूरा मॉडल बेस है। अब बी एंटर करता है, बी सोचता है कि सी डी डैश, ये जो मार्केट बची है वो मेरे लिए बची है। अब वो क्या करता है, अपना एमआर निकालता है, उसका एमआर जहाँ 0 होता है वो उसी हिसाब से प्रोडक्शन करता है। ये उसका ओपी डैश प्राइस होता है, इतना उसकी क्वांटिटी होती है, ए भी उसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब जो आगे जो ई डैश और डी, ये जो डिमांड बची, अब फिर ए सोचता है कि बी अपने आउटपुट डिसीजन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा, तो ए सोचता है ये जो बची हुई ई डैश डी जो डिमांड है वो मेरे लिए है। अब दोबारा ए फिर आता है मार्केट के अंदर ही, वो क्या सोचता है कि ये जो इतनी डिमांड बची है इसमें से वो अपना एमआर निकालता है और यहाँ से अपना आउटपुट डिसीजन तय करता है और फिर उसका वो प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या चलती रहती है मार्केट के अंदर, ऐसे ही चलती रहती है। और इसी चीज़ को देखो, इसी चीज़ को हमने बिल्कुल एज इट इज ही लिखा हुआ है पीछे जो स्टार्टिंग में, कि सबसे पहले मार्केट के अंदर ए आता है, उसको पता है कि टोटल मार्केट डिमांड डी डी डैश है और वो अपना हाफ मार्केट को प्रोड्यूस करता है और वहाँ पर इलास्टिसिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, आउटपुट की इलास्टिसिटी 1 है। फिर बी एंटर करता है, तो बी ये सोचता है कि अब ए ने जितना बना लिया उसके बाद की जो मार्केट बची है वो मेरे लिए बची है, तो वो सी डी पोर्शन में से क्या करता है, सी डी जो पोर्शन हमने दिखाया था पीछे डायग्राम में, हमने देखा था, उसमें से क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमने देखा था। और वो क्या करता है, उसमें से हाफ ओपी डैश प्राइस डिसाइड करता है, ओपी डैश प्राइस डिसाइड करता है और अपना क्या करता है, आउटपुट और प्राइस तो फिक्स होता है मार्केट के अंदर, और आउटपुट वो डिसाइड कर लेता है कि उसे कितना बनाना है। और ये प्रोसेस क्या है, ऐसे ही चलती रहती है। फिर आगे ए ऐसे दोबारा करता है, तो ये प्रोसेस मार्केट में चलती रहती है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसी चीज़ को मैथमेटिकली अगर हम समझे कि किस तरीके से ये एक्ट करते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी, वही चीज़ हमने यहाँ क्या कर दिया, मैथमेटिक टर्म्स में लिख दी। हमने पढ़ा ए मार्केट में आएगा, वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है, वो हाफ मार्केट को प्रोडक्शन करता है। जैसे मान लो वो क्या करता है, डी डी डैश थी तो उसका उसने आधा प्रोडक्शन किया था, तो हाफ मार्केट को ए ने प्रोडक्शन किया। फिर बी एंटर किया, बी ने क्या किया था, जो बची हुई मार्केट थी उसका भी हाफ किया था, तो मतलब हाफ का भी हाफ, तो मतलब बी ने कितना प्रोडक्शन किया है, 1/4 किया है। अब बी ने 1/4 किया है, अब ए सोचता है कि अब वो किसी तरह के अपने आउटपुट डिसीजन में चेंज नहीं करेगा। अब वो सोचता है जो 1 में से जो बची हुई डिमांड है, मान लो 1 में से 1/4 और हाफ तो लगेगा ही, क्योंकि आधे का आधा प्रोडक्शन हो रहा है, तो 1/2 1 - 1/4, 1/2 किस लिए, ये शुरू में किसने कर लिया था, ए ने कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पर 1/2 हमने लगाया है। उसके बाद 1 क्या है, टोटल डिमांड है, जिसमें से 1/4 कौन बना चुका है, 1/4 बना चुका है बी, 1/4 किसने बनाया है, बी ने। अब जो बाकी बची हुई वो सोचता है, कौन बनाता है उसको, ए बनाता है। हमने देखा था ना, ई डैश डी, दोबारा कौन मार्केट में सोचता है कि और प्रोडक्शन किया जाए, वो ए करता है। अब ए कितना बना लेता है, 3/8। अब बी सोचता है कि अब ए ने तो बना लिया, वो किसी तरह अपने आउटपुट डिसीजन में चेंज नहीं करेगा, वो फिर क्या करता है, उस हाफ का जो 3/8 का जो हाफ है, मतलब देखो 1 में से 3/8 को वो माइनस करता है और 1/2 तो चलता ही रहता है, तो 5/16 कौन प्रोड्यूस करता है, फिर बी प्रोड्यूस करता है। अब जब बी 5/16 बना लेता है, तो बी ये सोचता है कि ए किसी तरह का प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं करेगा। ये प्रोसेस इनकी ऐसे ही जो है चलती रहती है। पहले मार्केट में ए एंटर किया, उसने हाफ बनाया, फिर उसका 1/2 हाफ का भी हाफ बी ने बनाया, फिर उस 1/4 का भी हाफ 1 में से किसने बनाया, फिर ए ने बनाया, फिर बी ने बनाया, फिर ए ने बनाया, फिर बी ने बनाया। ऐसे ही इनका प्रोसेस चलता रहता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है, ये दोनों क्या करते हैं, इंडिविजुअल 1/3 मार्केट जो होती है ना उसको कैप्चर करते रहते हैं। अब देखो हमें क्या समझ आएगा कि लास्ट में जो है इन्होंने टोटली कितना जो है मार्केट को कैप्चर किया। यहाँ मैथमेटिकली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे 1/2 से स्टार्ट होते हुए हाफ हाफ करते जाएंगे और 1 में से माइनस करते रहेंगे, क्योंकि 1/2 तो स्टार्टिंग में कौन बना चुका है, ए बना चुका है, इसलिए हर किसी के आगे 1/2 तो लगेगा ही। और उसके बाद जो बी यहाँ पर जो उसका आउटपुट बनता है, बी का मान लो 1/4 बना, बी का जैसे यहाँ पे 1/4 बना,
तो इस 1/4 को आगे माइनस करेगा ए 1 में से। अब यहाँ 1/8 बना ए का, 1/8 को कौन माइनस करेगा 1 में से, बी माइनस करेगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा और जब तक ये करते रहेंगे जब तक कि हर एक इंडिविजुअल फर्म 1/3 जो है मार्केट को कैप्चर नहीं करती और दोनों मिलकर कितना कैप्चर नहीं करते 2/3। ठीक है, अब देखो अभी जो कुर्नोट का मॉडल है उससे हमें क्या लास्ट में क्या रिजल्ट निकलेंगे कि जो फाइनल इक्विलिब्रियम है हर एक फर्म के पास कितनी मार्केट आएगी, हर एक फर्म के पास टोटल मार्केट का 1/3 हिस्सा आएगा कि ए के पास 1/3 आएगा और बी के पास 1/3 आएगा, दोनों के पास मिलकर कितना आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म क्या करती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, यहाँ कभी भी इंडस्ट्री प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता। इंडिविजुअल फर्म एक स्टार्टिंग में पहले मोनोपोली की तरह आई और उसने क्या किया अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। वो ये कह रहा है कि हर एक अगर जितनी ज़्यादा फर्म होंगी, इसमें ऐसा नहीं है कि 2 ही फर्म होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा फर्म जितनी ज़्यादा फर्म्स आती रहेंगी वो उतना क्या है, जैसे मान लो अगर क्या है इफ 3 फर्म, अगर क्या है मार्केट के अंदर 3 फर्म है, यहाँ तो अभी 2 ही फर्म थी तो 1/3 होता रहा, तो हर एक को कितना प्रोड्यूस करेंगे 1/4 प्रोड्यूस करेंगे, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे 3/4 करेंगी। तो मार्केट के अंदर कितनी भी फर्म जो है आ सकती हैं और ये क्या है फर्म आर नेव, नेव होता है जब हमने कोई पहले गलतियां करी है हम उनसे नहीं सीखते, तो कुर्नोट को ये बोला गया है कि जो इसमें फर्म्स होती है वो नेव की तरह बिहेव करती हैं, वो अपनी जो मिस्टेक वो करती हैं पास्ट में उनसे कुछ नहीं सीखती। मोर फर्म कहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फर्म कुर्नोट के मॉडल में ये बताते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फर्म ड्यूपोली मॉडल अभी 2 हैं, मान लो 2 3 4 5 6 और फर्म्स आ जाएं तो क्या हो जाएगा एक परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट बनने लग जाएगा। ठीक है, और कुर्नोट का मॉडल क्या है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मॉडल है। ठीक है, इसको हम क्लोज मार्केट मॉडल भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि अगर इंडिविजुअल 2 फर्म है, अगर वो इंडिविजुअल प्रोडक्शन करती है तो 1/3 करेगी और टोटल मार्केट को कितना कैप्चर करती है वो 2/3। तो टोटल जो 100% डिमांड है उसमें से कितना मार्केट डिमांड प्रोड्यूस किया जाता है 66% जो डिमांड है वो टोटल दोनों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिविजुअल फर्म का आपको निकालना है कि कैसे निकाल सकते हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है कुर्नोट ने कि 1/n+1। देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, n का मतलब है कितनी फर्म्स हैं 2 फर्म है +1, तो यहाँ से भी क्या निकल गया हमारा 1/3। इससे आपको क्या पता लगा कि इंडिविजुअल एक फर्म ने 1/3 कैसे आउटपुट किया, तो यहाँ पर क्या निकल गया हमारा कि इंडिविजुअल एक फर्म ने कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया है। अब क्या है, अब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमने कहा ना कि जो कुर्नोट का मॉडल है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इस स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो हम इस डायग्राम से देखते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है रिएक्शन कर्व, जैसे रिएक्शन कर्व किसे बोलते हैं, मान लो ए ने एक्टिविटी की उसकी वजह से बी ने क्या रिएक्ट किया, बी भी तो अपना आउटपुट चेंज कर रहा है उसी हिसाब से, तो ए ने अगर आउटपुट चेंज किया तो क्या है ए सोचता है कि बी नहीं करेगा लेकिन बी करता है ना। यहाँ पर देखो OX पर हमने क्या लिया प्राइस लिया, OY पर नहीं सॉरी आउटपुट लिया हमने दोनों तरफ। यहाँ पर देखो ये जो आउटपुट है ये किसका आउटपुट है, यहाँ पर हम O का OA मतलब ये आउटपुट ले रहे हैं A फर्म का, ये यहाँ पर किसका आउटपुट ले रहे हैं हम B फर्म का। ये रिएक्शन कब है, आउटपुट B का यहाँ आएगा, आउटपुट A का यहाँ आएगा और रिएक्शन कब उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कैसे, जैसे यहाँ पर हमने A का आउटपुट लिया है तो A का रिएक्शन कब कौन सा हुआ, A का रिएक्शन कब हो गया ये वाला, आउटपुट इसका ये है, रिएक्शन कब इसका ये है, B का आउटपुट ये है और रिएक्शन कर्व जो है ये है, और A का जो रिएक्शन कर्व है, रिएक्शन कर्व मतलब वो क्या डिसीजन लेगा वो क्या है स्टीप है, और ये B का जो रिएक्शन कर्व है वो क्या है फ्लैट है। ठीक है, आउटपुट A का यहाँ, रिएक्शन कर्व ये वाला, आउटपुट B का ये रहा, रिएक्शन कर्व B का ये रहा। अब क्या होता है मार्केट के अंदर मान लो A जो है वो आता है और वो OA1 आउटपुट बनाता है, कितना बनाता है A1 आउटपुट बनाता है। ठीक है, ये देखो A1 उसने आउटपुट बनाया। अब B ये सोचता है कि A ने A1 बना दिया, अब जो A है वो अपने आउटपुट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा, तो B जो है वो क्या करता है B1 आउटपुट बना लेता है। ठीक है, अब B ने जैसे ही B1 आउटपुट बनाया तो A ये सोचने लग जाता है कि B ने B1 बना लिया, वो किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा तो मैं अपना आउटपुट चेंज करता हूँ। तो अब देखो फिर A क्या करता है अपने आउटपुट को मान लो बढ़ा लेता है,
वो A1 कर देता है। जैसे ही उसने A2 किया, A1 से A2 किया, अब B ये सोचता है कि A जो है उसने A2 कर दिया है, अब वो इसको चेंज नहीं करेगा, तो वो अपने आउटपुट को घटा रहा है। यहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी, एक अपने आउटपुट को बढ़ा रहा है, दूसरा अपने आउटपुट के प्रोडक्शन को घटा रहा है, और दोनों कहाँ पहुँच रहे हैं, एक पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक का जो रिएक्शन का वह स्टीप है, एक का जो फ्लैट है, कि दोनों एक दूसरे के डिसीजन से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन दोनों क्या कह रहे हैं कि वो उसकी जो राइवल फॉर्म है वो अपने आउटपुट को क्या रखेगी, कांस्टेंट रखेगी। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नेव, कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे। तो इनमें कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुरनोट के मॉडल में क्या स्टेबल संतुलन है। हाँ, कुरनोट के मॉडल में है, और एक अपने आउटपुट को घटाता रहता है डिसीजन में चेंज कर कर, एक अपने आउटपुट को बढ़ाता रहता है, और दोनों फिर क्या होता है, संतुलन पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा कुरनोट का मॉडल मैथमेटिकली भी कैसे वो निकालते हैं अपने आउटपुट को, और डायग्रामेटिकली भी हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।